क्वेश्चन ट्राई कर लिया सबने? देखो सर, मैंने कुछ ऐसा कर दिया था तुम्हें। एक गैस ये दे रखी थी तुम्हें, दूसरी गैस ये दे रखी थी, और तीसरी गैस ये दे रखी थी। ये ए, ये बी, ये सी, तीनों के लिए आइसोथर्म्स बनाए हुए हैं। तीनों के लिए आइसोथर्म्स बनाए हुए हैं एक कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे। ये टी केल्विन पे, ये टी केल्विन पे, ये टी केल्विन, तीनों टी केल्विन पे है। अब कौन सी गैस है जो सबसे जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और कौन सी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा हो? तुम ये देखो किसके अंदर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग है, कौन सी गैस में फोर्सेस स्ट्रांग है, किसकी लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। सेम टेम्परेचर पे प्लॉट किए हैं, तो देखो ए तो लिक्विड में बहुत डिफिकल्टी से कन्वर्ट हो रही है ना। अगर मैंने इससे हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका कर्व ऊपर हो जाएगा ना। नहीं समझे बात? कर्व क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो ए के फोर्सेस सबसे वीक हैं, सी के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, मींस सी का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर ए का, फिर ए का। समझ आ गया कि नहीं है? और ए गैस जो है इसके अंदर फोर्सेस वीक है, इसके अंदर ये H2 गैस हो सकती है। और बी में इंटरमीडिएट है तो CO2 नॉन पोलर है तो वो हो सकती है, SO2 पोलर है तो ये सी होगी। समझ आया कि नहीं है? सर ये गैस कैसे डिफाइन करी, ये नहीं आया। देख फोर्सेस सबसे वीक किसके हैं, ए के है ना। जी सर। तो H2 गैस जो है इसके फोर्सेस सबसे वीक होंगे कि नहीं? CO2 नॉन पोलर है, SO2 बड़ी गैसेस तो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। CO2 44 मास है, H2 का मास सबसे कम है, और SO2 तो पोलर गैस भी है, मास भी ज्यादा है, तो इसके फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे। समझा कि नहीं कर? यस थोड़ा सर। सा थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, हाँ इजी चीज है, थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। अभी समझ आ गया कि नहीं गर्व? यस सर आ गया। अच्छा अब नोट करें, एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूँ डेरिवेशन। डेरिवेशन बता रहा हूँ तुम्हें, टीसी, वीसी और टीसी की डेरिवेशन, टीसी, वीसी और टीसी, इन तीनों की डेरिवेशन। देखो इनकी डेरिवेशन करनी है ना, तो मैं यूज करूंगा एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट का। मैं यूज करूंगा किसका? एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट का। ध्यान से देखेंगे, इजी डेरिवेशन है, कभी फॉर्मूले भूल भी जाओ तो उससे तुम रिकॉल कर सकते हो आसानी से। देखो क्रिटिकल पॉइंट पे कर्व था हॉरिजॉन्टल, तो कर्व हॉरिजॉन्टल था तो एंगल हो गया जीरो, तो tan जीरो होता जीरो, यानी dp बाई dv जीरो था और d2p बाई dv2 जीरो था। ये तुम्हें ध्यान होगा, मैंने एंड्रूज एक्सपेरिमेंट में तुम्हें बताया है। तो इसमें क्या है, इक्वेशन तुम्हें पता है, p प्लस एक मोल के लिए p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, v माइनस बी इज टू आर टी होता है। मैं इधर से क्या निकालूंगा, p की, pc vc tc की हम डेरिवेशन कर रहे हैं, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ p। p क्या आ जाएगा यहाँ से, आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर, ये आ जाएगा आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। कोई डाउट? हम यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। इसमें कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब देखेंगे, यहाँ पे मैं निकालूंगा डीपी बाई डीवी। डीपी बाई डीवी डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो माइनस आर टी बाई वी माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। डिफरेंशिएट करना आता है ना, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स की पावर माइनस वन है ये, तो माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस टू, यानी क्या आ जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स रेस टू एन का डिफरेंशिएशन पड़ा हुआ है ना, एन एक्स एन माइनस वन। गर्व? यस सर पता है। हाँ, तो इसलिए उसी को यूज करके मैंने डायरेक्ट कर दिया डेरिवेशन का। तो माइनस आर टी बाई वी माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस ए बाई वी स्क्वायर है, वी की और माइनस टू है, ये वी की पावर माइनस टू है, तो ये प्लस टू ए बाई वी क्यूब आ जाएगा, प्लस टू ए बाई वी क्यूब आ जाएगा। डीपी बाई डीवी मैंने निकाल लिया। अब एट क्रिटिकल पॉइंट दिस डीपी बाई डीवी इज जीरो,
at critical point tangent to the curve was horizontal, so dp by dv was 0. At critical point dp by dv is equal to 0. जब मैं इसको 0 रखूंगा तो rt और t बन जाएगा tc, t will be equal to tc now, p will be equal to pc now, और v इक्वल टू vc. तो ये हो गया आर टी सी बाई वी माइनस बी का होल स्क्वायर, वीसी माइनस बी का, सॉरी, वीसी माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाई वीसी का क्यूब. कोई डाउट इसमें? ये एक क्वेश्चन बना ली मैंने इससे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नवीन, आरुष, गर्व? नो डाउट सर. हाँ, ये आ गया ना. सर नो डाउट. हाँ, अब मैं निकाल रहा हूँ dp बाई dv, d2p बाई dv2, d2p बाई dv2, d2p बाई dv2, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा माइनस 2rt हो जाएगा, 2rt बाई वी माइनस बी का होल क्यूब. इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोबारा, 2rt बाई वी माइनस बी का होल क्यूब माइनस 6a बाई वी की पावर 4. ये तुम्हें समझ आ गया होगा. अगेन एट क्रिटिकल पॉइंट दिस d2p बाई dv2 इक्वल टू 0, इसको 0 कर देंगे, इसको 0 कर दिया, और t बन जाएगा tc, यानी 2rtc अपॉन में vc माइनस बी का होल क्यूब माइनस 6a बाई वीसी की पावर 4, 6a बाई वीसी की पावर 4, ये आ जाएगा. तो यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, बस इस इक्वेशन को याद रखना जरूर. ये क्वेश्चन मैं दोबारा यूज करूंगा, ये क्वेश्चन मैं दोबारा यूज करूंगा, इस इक्वेशन को जरूर याद रखना. देखो सर, तो यहां से आ गया 2rtc बाय वीसी माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 6a बाय वीसी की पावर 4. ये इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से आया है. अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ आरटीसी बाय वीसी, आरटीसी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सिर्फ आरटीसी की वैल्यू मैं ऊपर पुट कर रहा हूँ. तो 2 इंटू 2a बाय वीसी की पावर 4, वीसी का क्यूब है ना नीचे, वीसी का क्यूब इंटू वीसी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में वीसी माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू 6a बाय वीसी की पावर 4. अब देखो सब कैंसिल हो जाएगा, ध्यान देना मैं कैंसिल कर रहा हूँ. यहाँ पे वीसी का क्यूब है, वीसी की पावर 4, एक खत्म हो गया. वीसी माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये खत्म हो गया. ए से ए कैंसिल, 2 3 दा, तो ये आ गया 2vc इज इक्वल टू 3vc माइनस 3b. देखो फॉर्मूला आ गया यहाँ से कि नहीं? vc जोड़ 3b आ गया कि नहीं? देखो vc जोड़ 3b आ गया कि नहीं? यस सर. एक हो गया. अब vc को 3b रख दो इस इक्वेशन में, vc को 3b रख दो इस इक्वेशन में, vc को 3b रख दो. vc को जब तुम 3b रखोगे तो यहां से हमारा tc देखो 8 by 27 आरबी आना चाहिए. vc को 3b रख रहा हूं मैं, तो आर टी सी बाई 3b माइनस बी यानी 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a बाई वीसी का 3b या 3b का क्यूब यानी 27b क्यूब आ जाएगा. ये आ गया. तो यहां से टीसी की वैल्यू क्या आ गई? देखो ऊपर आ रहा आंसर कि नहीं? 8 बी स्क्वायर से बी कैंसिल हो जाएगा, 8a बी स्क्वायर से बी क्यूब का एक भी बच जाएगा, 8a बाय 27 आरबी. देखो आ रहा है कि नहीं आंसर? नहीं समझ आया? गर्व आ गया सर.
और अब टीसी की वैल्यू और वीसी की वैल्यू ये कहां पुट कर देंगे, जो मैंने बोला था ना इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो पीसी आ जाएगा ए बाय 27 बी स्क्वायर। तो पीसी आ जाएगा ए बाय 27 बी स्क्वायर। समझ गया कि नहीं? ये आगे समझ के नहीं? यस सर। ये आ गया ना? अब अगर तुम यहां से पीसी वीसी निकालोगे, पीसी इंटू वीसी निकालोगे ना, तो ये आएगा 3/8 RTC। तुम चेक करके देख लो बार, पीसी इंटू वीसी निकालो, ये 3/8 RTC आ जाएगा। ये क्वेश्चन याद होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ 3/8 RTC। पीसी वीसी की वैल्यू पुट करोगे तो 3/8 RTC के इक्वल आएगी। तो ये क्वेश्चन भी याद होनी चाहिए। कोई डाउट? डेरिवेशन समझ आ गई कि नहीं? गर्व? सर जो ये फाइनल हमारे पास इक्वेशन आई है PCVC इज इक्वल टू 3/8 RTC, इसमें सर हम 3/8 को नंबर ऑफ मोल से कुछ रिलेट कर सकते हैं? अच्छा, तो वो सोच रहा है कि पी टू RTC से? यस सर, कंपेयर करके। नहीं नहीं नहीं, ये क्रिटिकल पॉइंट्स पे है ना। ओके सर। आप कुछ ऐसा क्वेश्चन में ऐसे बोल दे, एट क्रिटिकल पॉइंट्स, एट क्रिटिकल पॉइंट व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ मोल्स, कुछ ऐसा। हाँ, पीसीवीसी पे आरटीसी का रेशियो क्या होगा, इस टाइप से पूछे तो तब बोल सकता है। तो सर क्रिटिकल अच्छा, टेम्परेचर पे हर गैस के 3/8 मोल्स होंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर हर गैस के, क्रिटिकल टेम्परेचर पीसी आर भी आर कांस्टेंट है। हर गैस के नहीं ना, पीसीवीसी बाय ये करेगा पीसीवीसी बाय आरटीसी, ये होगा 3/8। हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर पे होंगे बिल्कुल, आर से डिवाइड करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स पे। ओके सर। अच्छा, अब ये यहाँ पे खत्म हो गया ना। अब करेंगे एक इक्वेशन और है, एक इक्वेशन और है। उसको मान के रखना कि नीट में अगर 7 क्वेश्चन आने अच्छे वाले तो उसमें आ सकती है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट नीट में जो 7 अच्छे क्वेश्चन आने हैं, या IIT एडवांस में या मेंस में अच्छे क्वेश्चन आने हैं, तो उसी में काउंट होगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट किस किसने पढ़ रखा है? किसी ने पढ़ा हुआ कि नहीं? लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स? नहीं, तुम थ्योरी पढ़ो जरूर। देखो, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट, देखो ऐसा ऐसा माना गया है कि अगर ना, देखो एक टर्म, हम अगर चाहते हैं कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, इक्वेशन ये है ना हमारे पास, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। हम चाहते हैं इसमें से ना, इसमें से एलिमिनेट हो जाए जो कांस्टेंट है A और B। A और B इस रियल गैस इक्वेशन में ना आए, A और B इस रियल गैस इक्वेशन में ना आए, तो हमने एक नया प्रेशर, नया वॉल्यूम, नया टेम्परेचर डिफाइन किया है, जिसको हमने बोला रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम, रिड्यूस टेम्परेचर। और उसको दिया ऐसे आता है PR, रिड्यूस प्रेशर। PR ये क्या होता है? P बाय PC, PC का क्रिटिकल टेम्परेचर। TR ये क्या हुआ है? नया टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर, ये होता है T बाय TC। और VR V बाय VC। तुम्हें ये ध्यान रखना है, डिटेल में नहीं जाना है इसकी। PR रिड्यूस प्रेशर क्या है? P बाय PC। रिड्यूस टेम्परेचर क्या है? T बाय TC। रिड्यूस वॉल्यूम क्या है? V बाय VC। V बाय VC, ये ध्यान रखना है। और अगर TR और PR सेम है दो गैसेस के लिए, अगर TR और PR दोनों दो गैसेस के लिए सेम है, तो उनका रिड्यूस वॉल्यूम भी सेम होगा। यानी दोनों गैसेस एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड करेंगी, दोनों गैसेस एक दूसरे को कॉरस्पॉन्ड करेंगी। इसी को बोलते हैं, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट। समझ गए कि नहीं? है ये किसी ने पढ़ा हुआ कि नहीं पहले? और मैं जब तुम्हें पुट करके दिखाऊंगा ना यहाँ पे, PR पुट करके दिखाऊंगा, यानी P की वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा PR इंटू PC, T की वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा TR इंटू TC, V की वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा VR इंटू VC। तो तुम देखोगे कि A और B दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यूज इन P की जगह, इस P की जगह ध्यान देना, इस P की जगह मैं पुट करूंगा, इस P की जगह PR इंटू PC रखूंगा, इस V की जगह रखूंगा VR इंटू VC, इस V की जगह VR इंटू VC, इस T की जगह TR इंटू TC। ये मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये मैं 3 टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम डिफाइन कर चुका हूँ इन ऑर्डर टू एलिमिनेट A एंड B
फ्रॉम रियल गैस इक्वेशन। रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम, किसी भी दो गैसेस के लिए, कोई भी दो गैसेस हैं, अगर उनके टीआर और पीआर, रिड्यूस टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर सेम है, तो उनका रिड्यूस वॉल्यूम भी सेम होगा। दैट मींस बोथ द गैसेस विल कॉरेस्पॉन्ड नाउ टू ईच अदर। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट। अब मैं पुट कर रहा हूं वैल्यूज, देखो क्या आता है फिर पुट करने के बाद। पी की जगह रखा हूं मैं पी आर इंटू पी सी प्लस ए, वी की जगह वी आर इंटू वी सी, स्क्वायर है उसका, और वी की जगह वी आर इंटू वी सी, और टी की जगह टी आर इंटू टी सी, आर टी आर इंटू टी सी। अब यहाँ पे तुम वैल्यू पुट कर दो। टीसी की वैल्यू ए बाई 27 बी स्क्वायर, वीसी की वैल्यू 3b, वीसी की वैल्यू 3b, और टीसी की वैल्यू 8 ए बाई 27 आर। समझ आ गया कर्व क्या करना है अब? यस सर। वैल्यूज पुट करके फाइनल इक्वेशन बताओ क्या आ रही है, उसमें ए और बी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो जल्दी से।
हाँ कर लिया डेरिवेशन गर्व। सर मेरा आ गया, बस एक टर्म में बी आ रहा है। एक टर्म में बी आ रहा है, हाँ सर। होना तो नहीं चाहिए। सर मेरी और किसी इक्वेशन ने बन किया रही है? है 8 PR B प्लस 3R/VR² इंटू 3VR - 1 इज इक्वल टू RTR। तो बी कहाँ पे आया? सर 8 PR B। अच्छा 8 PR बी आ रहा है हाँ सर। स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में और किसी ने किया क्या डेरिवेशन? यस सर, मेरा निकल गया। क्या आया तेरा? भी आ रहा है, बी आ रहा है? नहीं, मेरे में बी नहीं आ रहा, मतलब मेरा तो PR VR और TR की टर्म में ही आ रहा है। अच्छा आ रहा है ना। चलो एक बार देख लेते हैं, एक बार कर देख ले एक बार तू। देखो पीसी की वैल्यू मैं रख रहा हूँ a/27 b² यहीं पे। पीसी हटाया मैंने यहाँ से, इसमें रख दिया a/27 b²। वीसी हटाया, उसी रख दिया 9 b²। 9 b²। वीसी 3b होता है ना, तो 9 b²। ये वीसी हटाया, इसी रख दिया 3b। और टीसी हटाया, उसी रख दिया टी सी हटाया, उसी रख दिया 8a/27 RB। 8a/27 RB। आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल कर दिया। अब देखो अगर तुम ध्यान दोगे तो इसमें ए से ए कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो गया। अब इस इक्वेशन में कॉमन आ सकता है, a/27 b² कॉमन ले लो, देखते हैं ऐसे कुछ होता है तो a/27 b² कॉमन ले लिया तो पी आर आ जाएगा। सर हाँ बोलो। सर ये ए थोड़ी ना 9 b² है ना। अच्छा हाँ, हाँ एक मिनट। हाँ 9 b² रहेगा, रहने दो। तो यहाँ पे मैंने a/27 b² कॉमन लिया, a/27 b² कॉमन लिया, तो इसका मतलब पी आर तो आएगा ही आएगा, प्लस 3 आएगा ऊपर। 3 बाय एक बार चेक करना, VR × 9 b² यही आ रहा है ना। 9 b² तो चला जाएगा ना यहाँ से, एक मिनट, ये चला गया। 3/VR² आएगा। सीधी चेक करना एक बार, यस सर ठीक है। ये आएगा। और इसमें ये 3b यहाँ से, b यहाँ से कॉमन आ सकता है इतने पार्ट से, 3VR - 1 आ जाएगा। b ऊपर आया तो एक b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा है 8a/TR/27b, तो यहाँ से a/27b कैंसिल हो जाएगा, है ना। a/27b कैंसिल हो गया, तो इसमें अब तो बी वाली टर्म नहीं आई ना। देख एक बार, क्या नाम है, गर्व, क्वेश्चन आ गया ना, PR प्लस 3/VR², 3VR - 1 इज इक्वल टू 8TR। गर्व, हाँ सर, मेरी सर वो कॉमन लेने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। चलो समझ आ गया ना। ये है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग रियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड टेम्परेचर, रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम। इसमें कोई भी क्या नहीं आएंगे, कांस्टेंट नहीं आएंगे ए और बी। तो ये भी पूछ सकते हैं एक्सट्रीम केस में। तो एक बार कर लेंगे जरूर इसको। जैसे जेड को बोला कि जेड को लिखो PR VR TR की टर्म्स में, जेड होता है ना PV/RT, जेड होता है PV/RT, इसको लिखो PR VR और TR की टर्म्स में। लिख लोगे कि नहीं? है जेड को PR VR TR की टर्म में लिख पाओगे कि नहीं है?
बोलो क्या आ रहा आंसर? सर 3/8 PR VR by TR। हाँ 3/8 PR VR by TR निकालिए सबने। सर यहाँ पे Z क्या है? जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके सर। चलो अभी ये तुम्हें यहाँ पे थ्योरी लगभग सारी खत्म हो गई है। एक एक न्यूमेरिकल लिख लेंगे, वो किया भी होगा। सरफेस टेंशन की वैल्यू ध्यान रख लेंगे। सरफेस टेंशन जो क्रिटिकल टेम्परेचर पे है वो क्या हो जाती है? 0। जैसे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन होती है कम। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन हो जाती है कम। देखो मैं एक छोटा सा चीज बताता हूँ यहाँ पे तुम्हें। मान लो कोई भी लिक्विड है, देखो कोई भी अंदर वाला जो मॉलिक्यूल होगा ना, उसपे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अंदर मॉलिक्यूल है उसपे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होगा। इसको हर एक डायरेक्शन से जो मॉलिक्यूल है दूसरे मॉलिक्यूल्स इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे होंगे, तो इसमें नेट फोर्स होता है 0। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है, उस पर नेट क्या होता है? इनवर्ड पुल होता है। इधर खींचेगा, इधर खींचेगा 0। ये इनवर्ड पुल, ये इनवर्ड पुल, ये इनवर्ड पुल। नेट ऊपर का जो मॉलिक्यूल है उसको नीचे वाले मॉलिक्यूल जो है अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, तो नेट इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यानी सरफेस का मॉलिक्यूल क्या है? टेंस्ड है एक तरह से। तो इसी बोलते हैं सरफेस पे टेंशन। सरफेस पे टेंशन है, बात में है कि नहीं है? और ये फॉर्मूला अगर देखोगे ना, सरफेस टेंशन नहीं होता फोर्स अपॉन में लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो डेफिनेशन क्या होगी? फोर, लेंथ को 1 रखना पड़ेगा। इफ लेंथ इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स along 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। ये होती है सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स along 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। तो अगर मैं देखो सरफेस का मॉलिक्यूल जो है, सरफेस अगर मान लो फोर्सेस कम है, नीचे नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है वो कम फोर्स से विड्रॉ कर रहा है, तो सरफेस पे टेंशन क्या होगी? सरफेस ये अब मॉलिक्यूल ऊपर जा सकता है ना, वेपराइज होता है जल्दी, जल्दी वेपराइज हो जाएगा। इसलिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे, और सरफेस टेंशन क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस पे टेंशन कम होगा, मॉलिक्यूल जल्दी से ऊपर चला जाएगा। बात समझ रही कि नहीं है? तो इसलिए जैसे से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन हो जाती है कम, क्योंकि फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं वीक हो जाते हैं, और ये सरफेस टेंशन 0 हो जाती है क्रिटिकल टेम्परेचर। 0 क्यों हो जाती है क्रिटिकल टेम्परेचर पे? क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर लास्ट टेम्परेचर है जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी नहीं, अब वो सिर्फ गैस ही रहेगी, तो गैस पे तो सरफेस टेंशन रहेगी नहीं ना। इसीलिए सरफेस टेंशन जो है ये 0 हो जाती है एट क्रिटिकल टेम्परेचर। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? वेदांत? नहीं सर, क्लियर है। हाँ, सरफेस टेंशन 0 हो जाती है कब? एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि उस टेम्परेचर पे वो लास्ट टेम्परेचर है जब गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, अब वो गैस ही रहेगी। गैस पे तो सरफेस टेंशन कोई रहेगी नहीं ना, लिक्विड में रहती है सरफेस टेंशन। प्रॉपर्टी ऑफ किसकी है? फ्लूइड की, लिक्विड की प्रॉपर्टी है लिक्विड की। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो सरफेस टेंशन है इट बिकम 0 एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये 0 हो जाती है एट क्रिटिकल टेम्परेचर। सरफेस टेंशन ज्यादा मतलब फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स वो क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग। फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ये ध्यान रखना, सरफेस टेंशन का मेन मीनिंग यही है, विस्कोसिटी का मेन मीनिंग यही है। जितने फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, जितने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, उतना ही वो लिक्विड क्या होगा? विस्कस होगा। जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हें हनी ज्यादा विस्कस है, या फिर मिल्क ज्यादा विस्कस है, या वाटर ज्यादा विस्कस है, तुम कहोगे हनी ज्यादा विस्कस है, ग्लिसरीन ज्यादा विस्कस है। ग्लिसरीन क्या है? ज्यादा विस्कस है। क्यों? क्योंकि इनमें फोर्सेस क्या होंगे? जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस हैं वो क्या होंगे? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। therefore honey is more viscous as compared to milk। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो इस चीज को जरूर करना। जैसे अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन कर पाएगा इसको। अगर किसी ने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं उसके थ्रू आंसर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं कि कौन आंसर निकाल सकता है। मान लो मैं सरफेस टेंशन वर्सेस सरफेस टेंशन, थोड़ा छोटा बना देते कर, दूसरा कर, और ये तीसरा कर।
सरफेस टेंशन वर्सेस कंसंट्रेशन का कर्व बना रहा हूँ। सरफेस टेंशन वर्सेस कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन वर्सेस कंसंट्रेशन। तो एक कर्व मैंने तुम्हें दिया से इस तरीके से, हल्का सा बढ़ गया। एक दिया इस तरीके से, हल्का सा कम हो गया। और एक दिया जिसमें सरफेस टेंशन तेजी से कम हो गया। एक कर्व दिए। अब ये तीन मैंने तुम्हें कर्व्स दिए हैं। तीनों कर्व्स, एक है इसमें से मान लो केसीएल के लिए, एक है से इथेनॉल के लिए, और एक है सोप के लिए। एक है सोप के लिए, जैसे सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट C17H35CON। ये सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला है, सुना हुआ सबने कि नहीं? है वेदांत सुन रखा कि नहीं है? अगर मैं सोडियम पाल्मिटेट बोलता तो वो होता है C15H31CON। और सोडियम ऑलिएट बोलता मैं तो C17H33CON। ये सोडियम ऑलिएट है। वेदांत, यस सर। ये सुने हुए सोप के नाम? तीनों सोप इंपॉर्टेंट है ये। सर फॉर्मूलेस पढ़े हुए, नाम नहीं पता थे। अच्छा ऐसे याद रख ले, वेदांत एक सुन लेगा वेदांत। यस सर। हाँ ये है सोडियम स्टीरेट। स्टीरेट को याद रख 17 से, सही है? स्टीरेट को किससे याद रखेगा? स्टीरेट को 17 से, पाल्मिटेट को, पाल्मिटेट को 15 से, है ना? पाल्मिटेट से 15, ये सोच सकते हो। स्टीरेट से 17। और जब स्टीरेट के अंदर एक डबल बॉन्ड आ जाए, कहीं पे डबल बॉन्ड आएगा तो दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, वो ऑलिएट बन जाता है। ये ऑलिएट बन, समझ गए कि नहीं? है तो तीनों सौ याद कर लेना, ये पूरे 2 साल यूज करोगे 11 साल बच्चे तो। सोडियम स्टीरेट, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम ऑलिएट, सोडियम स्टीरेट, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम ऑलिएट। कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। चलो ये तुम्हें समझ आ गया। फिर अब इसको याद कर लेना जरूर। अब मेरे को बताओ कौन सा कर्व यहाँ पे केसीएल के लिए है, कौन सा कर्व यहाँ पे इथेनॉल के लिए है, और कौन सा सोप के लिए? 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से सोच लेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा थ्योरी कराऊंगा, ये चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। थ्योरी तो मैं भेज दूंगा आज नाइट में, थ्योरी इसकी। सरफेस, सॉरी ये जो है ना स्टेट्स ऑफ मैटर, इसकी थ्योरी मैं तुम्हें भेज दूंगा। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट होगा। न्यूमेरिकल्स वगैरह सब तुम कर लेना जरूर। मेरे पुराने वीडियोस में न्यूमेरिकल्स बहुत सारे दे रखे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा। थोड़ा सा टाइम निकलने दो अभी, अभी थोड़ा सा टाइम निकलने दो, फिर न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत सारे इसके स्टेट्स ऑफ मैटर के। लेकिन जो मैंने करा रखे हैं एटलीस्ट उनको जरूर कर लेना। हाँ किसी को आंसर बोलना है इसका? निवृत्ति, शिखा, प्रिया, समझ आ रहा है कि नहीं?
यस सर, आ रहा है समझ। पढ़ के जरूर रखना, पहले से पढ़ के रखा करो तो अच्छा समझ आएगा। चलो किसी को आंसर बोलना है? सिद्धि आंसर बोलना है इसका? सिद्धि? सर पहला KCl का, फिर C2H 5OH का, और फिर सोडियम स्टीरेट का। बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है बिल्कुल। पहला हमारा है किसका? KCl का। रीजन, पानी में पहले तो हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पानी में नमक डाल देंगे तो फोर्सेस और बढ़ते हैं हल्के से, नमक डालने की वजह से नमक आसानी से पानी में घुल जाता है, फोर्सेस और बढ़ते हैं, तो इसलिए फोर्सेस बढ़े हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। अब इथेनॉल डालोगे, जब तुम इथेनॉल डाल दोगे इसके अंदर, ध्यान देना, तुमने डाला नमक डाल दिया तो फोर्सेस क्या होंगे? थोड़े से बढ़ जाएंगे। फोर्सेस बढ़ेंगे तो इसलिए सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। इसलिए केसीएल के अंदर केसीएल डालने से सरफेस टेंशन बढ़ गया। इथेनॉल डालोगे, इथेनॉल पानी के साथ क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले सिर्फ पानी था, पानी में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थे, इथेनॉल डाला, हल्के से फोर्सेस वीक होंगे, इसीलिए सरफेस टेंशन थोड़ी सी कम दिखाई मैंने सेकंड वाले कर्व। तो ये इथेनॉल के लिए है। और लेकिन जब तुम सोप डालोगे, सोप कहने को तो आयनिक कंपाउंड है, लेकिन इसका आर पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, बहुत बड़ा है। आर पार्ट हाइड्रोफोबिक है, बहुत बड़ा है, हाइड्रोफोबिक, वाटर हीटिंग है, ये बहुत बड़ा है। ये क्या है? नॉन पोलर नेचर का और बहुत बड़ा, इसलिए क्या होगा? सोप पानी में नहीं घुलेगा और फोर्सेस वीक करेगा, इसलिए सरफेस टेंशन तेजी से डिक्रीज करेगा। समझे कि नहीं? तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे सोप का तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। इसलिए तीसरा कर्व, और ये तुमने पढ़ा हुई है, ये क्लींजिंग एक्शन में सोप जो है अपनी प्रॉपर्टी यूज करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। सरफेस टेंशन को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्लींजिंग एक्शन होता है। पानी साफ करता है एक्चुअल में, सोप तो सिंपली हेल्प करता है वाटर की क्लींजिंग बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन बिटवीन ऑयल एंड, जो ऑयल है डर्ट के साथ लगा हुआ है पानी के साथ, तो में सरफेस टेंशन को सिर्फ ये डिक्रीज करता है। ऑयल हेल्प ओनली इन सोप हेल्प ओनली इन रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन। सोप में आर पार्ट बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से सोप पानी में घुलता नहीं है, यानी फोर्सेस को क्या कर देगा? पानी के बीच में वीक कर देगा, पानी के फोर्सेस को वीक करेगा। केसीएल जो है पानी के अंदर फोर्सेस को और स्ट्रॉन्ग कर देगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। और इथेनॉल जो है वो कोई खास इफेक्ट नहीं डालेगा, हल्का सा फोर्स को वीक करेगा, इससे सरफेस टेंशन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन सोप के केस में आर पार्ट बहुत बड़ा है, वाटर हीटिंग है, घुलेगा नहीं पानी के अंदर, फोर्सेस को ज्यादा वीक करेगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है। यहाँ तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।